नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ आपके सामने लेकर 75 दिन चैलेंज का क्लास 14, जिसमें हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी और दिल्ली पुलिस की जीके जीएस को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाले हैं। हमने 75 दिन का चैलेंज ले रखा है कि 75 दिन के अंदर इन चारों एग्जाम की जीके जीएस को डिटेल के साथ कवर कर लेना है। डिफरेंट एग्जाम से सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको साथ ही साथ प्रोवाइड कराता चल रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों। मैंने पहले लिख रहा है, इस बार तो नौकरी पक्की है, क्योंकि इस बार जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करके आओगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भारत के पहले ऐसे मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें बेसिक थ्योरी के साथ साथ एडवांस थ्योरी भी है, साथ ही टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेकआउट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो भाई आज की क्लास का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर में पूछा जा चुका है। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। चार राज्य आपके सामने हैं। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है। इन चारों में से कौन सी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार टोटल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए। मैंने एक छोटा सा मैप भी लगा दिया है। ये आपका जो पूरा व्हाइट कलर में है, ये इधर म्यांमार है, जिसको पहले बर्मा के नाम से आप जानते थे। म्यांमार जो कि एक अपनी अरुणाचल प्रदेश, ये देख रहे हो पिंक कलर में अरुणाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, यहां पर पूछा गया कौन से राज्य के साथ नहीं करता। दूसरा राज्य नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तीसरा राज्य मणिपुर है और चौथा राज्य मिजोरम है। इन चारों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा यहां पर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इनमें से नहीं है। ठीक है, नागालैंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं तो नागालैंड तो आंसर नहीं है। मिजोरम के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, मिजोरम भी आंसर नहीं है। मणिपुर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, मणिपुर भी नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर होती है, नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, मणिपुर जिसकी राजधानी इंफाल है, मिजोरम जिसकी राजधानी इजवाल है। समझ गए दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटोक है। चलिए अगला सवाल है। सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है कि मणिपुर नहीं कि म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शाश्वती सेन 2004 से 2005 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्त करता है, वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है। शाश्वती सेन जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2004-05 के लिए, ये किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो भाई ये है कथक नृत्य शैली से संबंधित, जिनको संगीत नाटक अकादमी 2004-05 मिल चुका है। इनके गुरु पता है कौन थे, इनके गुरु थे बिरजू महाराज, जो कि कथक के एक बहुत ही प्रख्यात डांसर थे। ठीक है, लखनऊ घराना से संबंधित थे। और शाश्वती सेन ने एक किताब लिखी थी, द मास्टर थ्रू माई आईज। द मास्टर थ्रू माई आईज, ये बीजू बावरा के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी। बीजू बावरा द मास्टर थ्रू माई आईज, ये किताब किसने लिखी थी, शाश्वती सेन ने। क्योंकि बिरजू महाराज जो थे ये शाश्वती सेन के गुरु थे। समझ गए। शाश्वती सेन का जो जन्म हुआ था 25 अगस्त 1953 में हुआ था। 71 साल की हो चुकी है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कथक नृत्य की ये एक नर्तिका है। और कथक नृत्य कौन से राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। कथक कली कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, कथक के साथ कली और जोड़ दो। कथक कली अगर पूछ ले तो भाई केरल कौन से राज्य का है, केरल। दोनों में डिफरेंस है, कथक कली केरल राज्य का है और उत्तर प्रदेश का कथक है। समझ गए। अगला सवाल,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? इन चारों में से वो कौन सा देश है जो कि 10 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? 2011 यहां पर इसलिए पूछा गया क्योंकि भारत में तो 2011 में ही आखिरी जनगणना हुई थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 125 करोड़ है। अब तो 142 करोड़ प्लस भारत की जनसंख्या जा चुकी है। अगली जनगणना जो होगी वो 2026 में होगी, तब जाके पता चलेगा एग्जैक्ट भारत की जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में। तो भाई इन चारों में से वो कौन सा देश है जो कि टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री में शामिल नहीं है? ये वो 10 कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली कंट्रीज हैं। इंडिया नंबर 1 पर आता है जिसमें 140 करोड़ के आसपास फिलहाल करंट में जनसंख्या पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर चाइना है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे ना तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर जो आता है चाइना आता है। ठीक है, चाइना, ठीक है। नंबर 1 पर आता है चीन 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब 2025 के टाइम के अगर पूछे तो भाई इंडिया ने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 पर पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर चाइना है जिसकी जनसंख्या 141 करोड़ है। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट है जिसकी जनसंख्या 34 करोड़ है। चौथे पर इंडोनेशिया है, जनसंख्या लगभग 28 करोड़ है। पांचवें पर पड़ोसी देश पाकिस्तान है, 25 करोड़ जनसंख्या है। छठे पर नाइजीरिया है, 23 करोड़ टोटल जनसंख्या है। सातवें पर ब्राजील है, 21 करोड़ टोटल जनसंख्या है। आठवें पर बांग्लादेश है, 17 करोड़ जनसंख्या है। नौवें पर रसिया है, 14 करोड़ जनसंख्या है। 10वें पर इथियोपिया है, 13 करोड़ जनसंख्या है। तो ये वो 10 कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो भाई ऑप्शन में आपको दिख रहा है कनाडा, और कनाडा यहां पर नहीं है क्योंकि कनाडा की तो जनसंख्या केवल लगभग 3.5 करोड़ है, यानी कि 3.5 करोड़ के आसपास कनाडा की जनसंख्या है। तो कनाडा जनसंख्या के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन केस है अगर मैं देखूं, क्योंकि जापान भी टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता। ठीक है, नाइजीरिया, पाकिस्तान है, ठीक है, जापान भी टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री में नहीं आता। ठीक है, तो भाई एक तरीके से दोनों इसके आंसर है, जापान, कनाडा। ठीक है, अगला सवाल है, माघ साझी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? माघ साझी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? माघ साझी एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। पूछ रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता है, और यह त्योहार मकर संक्रांति का ही एक नाम है। ठीक है, मकर संक्रांति का एक लोकल नेम है। ठीक है, तो भाई माघ साझी, माघ का मतलब है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग माघ महीने के अंदर, ठीक है, जनवरी। ठीक है, तो जनवरी के महीने के अंदर माघ साझी त्योहार मनाया जाता है हर साल, मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है इसको। कौन से राज्य के अंदर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, माघ साझी त्योहार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार का ही एक दूसरा रूप है। यह त्योहार मकर संक्रांति का ही एक रूप है जिसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति को पंजाब में माघी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के नाम से मनाया जाता है, असम राज्य में बिहू त्योहार के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का ही एक रूप है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का त्योहार के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से मनाया जाता है। तो भाई मकर संक्रांति का ही एक रूप है माघ साझी, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, शुरू में ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है, खाली स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना एग्जैक्टली 1936 में हुई थी। ठीक है, जिसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी पहले जाना जाता था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1936 में हुई थी। 1952 में राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसको दिया गया था, और बाद में 1956 में जिम कॉर्बेट के नाम इसका रखा गया। अब भी इसके ऊपर विवाद चल रहा है। इसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय पार्क
रखने में, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी नाम से ये प्रसिद्ध है, इसकी पहचान नहीं खोनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम क्यों था और क्यों दोबारा रखने के ऊपर इसका विवाद चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या है? रामगंगा नदी है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड। तो भाई ये नेशनल पार्क भी तो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी तो कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के अंदर पड़ता है। अगला सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम खालिस्तान की एक आत्मकथा पुस्तक है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी एक आत्मकथा है? दोस्तों ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, जो कि एक बहुत बड़े लेखक थे। इन्हीं की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जो इन्होंने खुद लिखी थी, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। समझ गए दोस्तों? सत्यजीत रे भारत के बहुत बड़े एक फिल्म डायरेक्टर थे, राइटर भी थे ये। समझ गए? सैम पित्रोदा ये तो शायद एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। पीटी उषा आपको पता है ओलंपियन रह चुकी है, भारत की बहुत बड़ी धावक रह चुकी हैं। अगला सवाल है, एसएससी सीजीएल 2024 का ही सवाल है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी मतलब नमी, मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, इन चारों में से किस डिवाइस का या फिर किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हवा में या फिर गैस में ह्यूमिडिटी नमी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बोलीमीटर जो होता है ये तो दोस्तों रेडिएशन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है इसी का इस्तेमाल, हाइग्रोमीटर का ही इस्तेमाल हवा में या फिर गैस में आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है? एल्टीट्यूड मापने के लिए होता है। यानी कि गाइस जो आपका क्या होता है, जैसे कि समुद्र वगैरह है, जल वगैरह है, उसमें पानी का एल्टीट्यूड नापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी गहराई नापने के लिए। ये हाइड्रोमीटर, सॉरी दोस्तों ये है हाइड्रोमीटर, मैंने पढ़ने में गलत कर दिया है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर तो लिक्विड की डेंसिटी मापने के लिए किया जाता है, घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, ये हाइड्रो है और ये हाइग्रो है। ये हाइड्रो है जिसका लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है हवा में यानी कि वायु में या फिर गैस में आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने हाइड्रो को हाइग्रो पढ़ लिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों में से सबसे ठंडा है? ये 4 वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है। सबसे पहली लेयर कौन सी? एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर है। कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। दूसरी एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये अल्फाबेटिकल चलते हैं लेकिन उल्टे चलते हैं। जैसे कि लास्ट में अल्फाबेट कौन सा है हमारा? टी। तो हमारी पहली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरा क्या आता है इसके बाद? इससे पहले ऐसा आता है तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद ये लेयर आती है। ठीक है, ये तो धरती से 0 से 18 किलोमीटर तक होती है, ये 18 से 50 किलोमीटर ऊपर तक होती है, ऊपर को चलती है ये। उसके बाद आता है एम। ठीक है, उल्टे चल रहे हैं ना अल्फाबेट हमारे। मेसोस्फेयर, कौन सा? मेसोस्फेयर। ठीक है, ये 50 से 85 किलोमीटर तक होती है लगभग। उसके बाद आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, आई से आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 85 प्लस ऊपर होती है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडा होता है? सबसे ठंडा कौन सा होता है? सबसे ठंडा होता है मेसोस्फेयर। ठीक है, जिसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, और इंग्लिश में भी इसको मेसोस्फेयर ही बोलते हैं, या फिर मध्य वायुमंडल, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं। समझ गए गाइस? मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर सबसे ठंडा होता है क्योंकि इसमें
ऊंचाई बढ़ती जाती है और टेम्परेचर गिरता चला जाता है। ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर गिरता चला जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत जो है वो मेसोस्फेयर है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ गए? मध्यमंडल में, मध्यमंडल इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर को, उल्कापिंड जलते हैं। ठीक है, जब एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, जब अंतरिक्ष में से पृथ्वी की तरफ को बढ़ते हैं, तो जो छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो तो इस परत में आते ही जल जाते हैं, और ऊपरी सीमा जिसे मध्य सीमा कहा जाता है, मध्यमंडल और बाहरी वायुमंडल को अलग करती है। ठीक है, तो सबसे ठंडी जो परत है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है? मेसोस्फेयर है। समझ गए? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई है। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर। और जब 80 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं ना ऊंचाई, तो -100 डिग्री सेल्सियस इसका पहुंच जाता है। समझ गए? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? जहांगीर की बायोग्राफी क्या है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। अकबरनामा का तो आपको पता है, अकबरनामा अबुल फैजल ने लिखी थी, जो कि अकबर के 9 नवरत्नों में से एक था। ठीक है, अकबरनामा कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, लिख देता हूं अकबरनामा। ठीक है, किसने लिखी? अबुल फैजल ने। लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यहां पर पूछा जा रहा है इकबाल नामा ए जहांगीरी, जो कि जहांगीर की जीवनी है। इसको लिखा है मुतमीद खान ने, जो कि जहांगीर के दरबार में ही एक कवि था। क्या था? मुतमीद खान, बल्कि एक सैन्य अधिकारी था। उसकी सेना में एक अधिकारी था मुतमीद खान, जिसने जहांगीर की जीवनी लिखी थी इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर का जो कार्यकाल था वो अकबर के बाद, क्योंकि अकबर का ही तो ये पुत्र था, 1505 से शुरू होकर, सॉरी 15 नहीं 1605 से शुरू होकर 1627 तक चला था, 1627 तक। ठीक है, ये जहांगीर का कार्यकाल था। इसके बाद इसका पुत्र शाहजहां गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को खालिस्तान कहा जाता है। लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष नहीं कहा जाता उसको, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता उसको, कहा जाता है स्पीकर। क्या कहा जाता है उसको? स्पीकर, द स्पीकर। ठीक है, जो कि ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला है 2019 से लोकसभा के स्पीकर। और राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? सभापति बोला जाता है। ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के। फिलहाल कौन है? जगदीप धनखड़। अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक डांसर थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे, और ये सबसे प्रसिद्ध कथक डांसर थे जिनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 1964 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन में ये तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? कुछ भी नहीं। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो भाई सही आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1987 में कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध कला सम्मान है। 2002 में लेट मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही संगम कला अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंध्र रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। कथक डांसर थे। कथक नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अगला है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश भारत के 5 राज्य है, कितने? 5 स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहां पर पूछा गया कौन से राज्य के साथ नहीं करता, इन चारों में से। ये देखिए, वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। असम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन में है। मेघालय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मेघालय ऑप्शन में नहीं है, तो इस, ठीक है। त्रिपुरा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मिजोरम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भाई जो बांग्लादेश
सीमा साझा नहीं करता, वो सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। कौन से? सिक्किम। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, जिसकी राजधानी गैंगटोक है। द टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर शेयर्ड बाय द इंडिया एंड बांग्लादेश इन अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। वेस्ट बंगाल जो कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 2217। बांग्लादेश WB मैंने लिख दिया, वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। समझ गए? तो भाई बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? अपनी 5, जिसमें से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? अभी अभी यार यही इसी टाइप के क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। 4 वायुमंडल की परतें हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर की 4 लेयर है। इन चारों में से कौन सी एक एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है? मैंने आपको अभी बताया था, उल्टा अल्फाबेटिकल चलता है। लास्ट में आता है आपका T, जिससे बनता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये हमारी सबसे ऊपर वाली मतलब लेयर है, नीचे वाली मतलब पृथ्वी से ऊपर को जब हम चलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मिजोस्फेयर, उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ठीक है, तो भाई ये 4 हमारी एटमॉस्फेयर की परतें हैं, लेयर हैं। तो एंडोस्फेयर ये कोई परत नहीं है। एंडोस्फेयर ये हमारी एटमॉस्फेयर की कोई लेयर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही यही आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना लॉन्च की है। यह खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के युवाओं और उभरते लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। यानी कि कितने वर्ष से कम युवाओं के लिए या फिर लेखकों के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। यानी कि जो युवा लेखक है, 30 साल से कम जिनकी उम्र है, उनको सरकार बढ़ावा देगी, उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, उनको सरकार एक मार्गदर्शन देगी। ठीक है, साथ ही हर 6 महीने में उनको 50,000 रुपए की धनराशि से भी सम्मानित करेगी, जिन युवाओं का सर्वश्रेष्ठ लेखन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 साल। ठीक है, कितने? 30 साल। यानी कि अगर आप इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, युवा 2.0 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, तो जरूरी है कि आपकी उम्र 30 साल से कम हो, तभी सरकार आपको प्रोत्साहित करेगी। युवा 2.0 योजना, जिसका पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स है। युवा YUVA का मतलब पता है क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स है, जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है। यानी कि अगर आप 22 भाषाएं और अंग्रेजी भाषा में लेखन लिखते हैं, किताब लिखते हैं, ठीक है, तो ही आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा लेखकों को उनकी लेखन प्रतिभा को विकसित करने और भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और शासन संरचनाओं से प्रेरित कराने में मदद करेगा। थीम क्या है इसका? लोकतंत्र, संस्थाएं, घटनाएं, लोग, संवैधानिक मूल्य, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अवधि कितनी है? प्रत्येक लेखन को 6 महीने की अवधि के लिए 50,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मतलब 6 महीने तक हर महीने 50,000 रुपए की तौर पर छात्रवृत्ति मिलेगी। ये योजना कब शुरू हुई? युवा 2.0 योजना कब शुरू हुई? डेट कई बार पूछ ले जाता है। एग्जैक्टली 2 अक्टूबर 2022, यानी कि गांधी जयंती के दिन 2022 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो भाई सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 साल से कम उम्र के युवाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने को प्रोत्साहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देवी या फिर देवता पुरी उड़ीसा के रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? सबसे प्रसिद्ध जो है रथ यात्रा है वो उड़ीसा राज्य के अंदर होती है। प्रसिद्ध रथ यात्रा उड़ीसा राज्य का एक शहर है पुरी, ठीक है, जहां पर यह प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से भगवान से संबंधित नहीं है। तो भाई ये जो रथ यात्रा होती है ये भगवान जगन्नाथ, किस भगवान को? जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। ठीक है,
इनके एक भाई हैं, ठीक है, जिनका नाम है बलभद्र। क्या नाम है? बलभद्र। इनकी एक बहन है भगवान जगन्नाथ की, जिनका नाम है देवी सुभद्रा। ठीक है, तो भाई भगवान जगन्नाथ के लिए इस रथ यात्रा को निकाला जाता है, साथ ही भगवान बलभद्र और इनकी बहन देवी सुभद्रा को ये समर्पित है। यानी कि एक तरीके से इन तीनों भगवान को समर्पित है पूरी की ये रथ यात्रा। तो ऑप्शन में हमारा भगवान बलभद्र भी है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर पूछा गया उत्सव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो भगवान बलभद्र तो संबंधित है, भगवान जगन्नाथ संबंधित है, साथ ही देवी सुभद्रा संबंधित है। भगवान शिव को समर्पित नहीं है पूरी की ये रथ यात्रा। समझ गए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अक्टूबर 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? एसएससी सीएचएसएल 2022 का ये सवाल है। वैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बड़े लेवल का सवाल है, क्योंकि एक सवाल में से ही 8-10 क्वेश्चन निकलते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। यहां पर पूछा गया संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं 2022 तक, क्योंकि फ्यूचर में ये चेंज भी हो सकते हैं, इनको बढ़ाया फिर घटाया भी जा सकता है, इसलिए यहां पर इन्होंने एक टाइम दे दिया अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, तो भाई भारत के संविधान में टोटल अभी तक 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जिनको भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, संविधान के भाग 4 कै में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड प्रावधान हमें मिलता है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A में हमें फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड प्रावधान मिलता है। जब भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई, उस टाइम पर केवल 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी, यानी कि कितनी? 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। उसके बाद भारत के संविधान में एक और संशोधन हुआ, कौन सा? 86वां संशोधन हुआ। यह संशोधन कब हुआ? यह संशोधन 2002 में हुआ। 86वें संशोधन के बाद एक और ड्यूटी जोड़ दी गई, 11वीं। ठीक है, एक और जोड़ दी गई, जिसके बाद अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के संविधान में। ठीक है, तो देखिए यहां से 6-7 क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 42वें। किस साल में इसको जोड़ा गया? 1976 में। कौन से अनुच्छेद के अंडर आती है? 51A के। भारत के कौन से संविधान के भाग में है? 4 कै में है। 11वीं अनुसूची, 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ी गई। समझ गए? तो भाई कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगला सवाल है, यहां पर ये प्रजाति नहीं है, ये है राजनीति। राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? ठीक है, राजनीति से रिलेटेड जिसमें काफी सारी नीति, कानून, स्ट्रेटजी लिखी हुई है। राजनीति पर ग्रंथ किसने लिखा? जिसका नाम अर्थशास्त्र है, वो लिखा है दोस्तों कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है। ठीक है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से। पहले नंद वंश मगध की गद्दी पर बैठा था, धनानंद आखिरी शासक था, उसको गद्दी से उठाकर फेंका और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 322 बीसी में हुई थी, 185 बीसी तक रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य जो गद्दी पर बैठा 322 से लेकर 198 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य ही गद्दी पर बैठा। उसके बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, बिंदुसार के बाद अशोक उसके का पुत्र गद्दी पर बैठा था। समझ गए? तो भाई राजनीति के ऊपर जो ग्रंथ लिखा वो अर्थशास्त्र है, और वो किसने लिखा? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा था। समझ गए? अगला सवाल है दोस्तों, मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या है? मुद्रा योजना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है। ठीक है, जिनका कोई कॉर्पोरेट नहीं है, जिनका कोई कृषि नहीं है, उनके लिए, ताकि वो कोई व्यवसाय शुरू करे, स्टार्टअप शुरू कर सके। 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना में एम का मतलब है माइक्रो, क्योंकि इसकी पूरी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को।
जिसका उद्देश्य गैर कृषि, गैर कॉर्पोरेट, सूक्ष्म या फिर लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है। यह योजना छोटे व्यवसाय और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देना। प्रदान कितना करता है? 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। 8 अप्रैल 2015 में इसकी एग्जैक्टली शुरुआत हुई थी। समझ गए गाइस? अगला सवाल करें कवर। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है कहलाती है। यानी कि जब कोई छोटा नवजात शिशु, नवजात तो नहीं कहेंगे, जब वो पेट के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंग विकसित हो जाते हैं, आंख, नाक, हाथ, पैर, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस अवस्था को भ्रूणी तो बोलते हैं। भ्रूण हत्या होती है ना, जो यानी कि जो पेट में ही लड़की है उसको मरवा देंगे, होता है ना, ठीक है, तो वही है भ्रूण। तो इसको बोलते हैं फोइटस। फोइटस इस अवस्था को बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया और जलियांवाला बाग नरसंहार का कारण बना? तो भाई जलियांवाला बाग नरसंहार एग्जैक्टली कब हुआ था?